नमस्कार, जय हिंद सर। जय क्लासेस में मैं प्रवीण शर्मा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। देखिए, पिछली कक्षा में हमने पढ़ लिया था कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध किस तरह से हुआ था, उसका क्या पृष्ठभूमि उसकी रही थी। इन सारी चीजों पर हम चर्चा कर चुके थे। आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के अगर सन की बात करें तो ये था 1802 से 1805 तक। ठीक। लेकिन देखिए, जब तक हम इस युद्ध के पृष्ठभूमि में नहीं जाएंगे, क्यों? क्योंकि देखिए, पहला जो हमारा युद्ध था प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, ये कब हुआ था? 1775 से 82। तो देखिए, अब ये 82 में तो ये युद्ध सालबाई की संधि से समाप्त हो गया था। लेकिन इस 82 के बाद और 1802 के आने तक क्या क्या घटनाएं हुई, कौन कौन सी प्रमुख घटनाएं हुई, इन घटनाओं को जब हम जानेंगे तब जाके हम समझ पाएंगे कि भाई एक्चुअल में यह युद्ध हुआ क्यों था। ठीक। तो उन्हीं घटनाओं पर पहले हम चर्चा करेंगे आज। तो इसी क्रम में हम देखते हैं कि उस समय भारत की क्या स्थिति थी, कौन कहां पर शासन कर रहा है, किस तरह से अंग्रेजों का जो साम्राज्य है वो बन चुका है भारत में। तो देखिए, कुछ इस तरह से हमारा भारत बनता है ना। अब देखिए, भारत में उस समय में यहां पर थी दिल्ली। दिल्ली के बाद ये है हमारा अवध। दिल्ली, अवध, बंगाल, हैदराबाद। ठीक है। हैदराबाद के बाद ये वाला जो पोर्शन है ये है हमारा मैसूर, और बाकी जो रेस्ट जो बचा वाला इलाका है यहां पर है मराठे। ठीक। इस तरह से कुछ चल रहा था ये 1775 के बाद। अब देखिए, दिल्ली जो है इस पर इनडायरेक्ट रूप से बंगाल में जो अंग्रेज बैठे हैं उनका कब्जा हो जाता है। कौन से युद्ध से? तो यहां पर दो प्रमुख युद्ध होते हैं। 1757 में प्लासी, 1764 में बक्सर। ठीक। और इन दोनों युद्धों के माध्यम से अंग्रेज बंगाल को जीत लेते हैं और उसके साथ साथ परोक्ष रूप से उनका कहीं ना कहीं दिल्ली पर भी आधिपत्य स्थापित हो जाता है। इसके बाद अवध की बात करें तो अवध के साथ 1801 में सहायक संधि कर लेता है। वेलेजली की सहायक संधि जो होती है ना, वो 1801 में अवध के साथ कर ली जाती है। अर्थात अवध पर जो वहां का नवाब है वही गद्दी पर रहेगा, लेकिन वहां के नवाब को सेना रखने की आवश्यकता नहीं होगी। वहां पर अंग्रेजों की सेना रहेगी और उस सेना का जो खर्च है वो वहां का नवाब उठाएगा, और अंग्रेजों का एक रेजिडेंट जो है वो उसके दरबार में बैठेगा जो उसके इंटरनल अफेयर्स पर अपना इंटरफेयर कर सकता है, इस तरह से। ठीक। वहीं हैदराबाद की बात करें तो हैदराबाद को 1798 में सहायक संधि के द्वारा मिला दिया गया था। और मैंने बताया था पिछली कक्षा में आप लोगों को कि पहली सहायक संधि किसके साथ की गई थी? तो पहली सहायक संधि हुई थी 1798 में हैदराबाद के निजाम के साथ। ठीक। यहां तक की बातें क्लियर? अब मैसूर के बारे में तो हमने पढ़ रखा है पहले से ही। मैसूर के साथ 4 बड़े युद्ध हुए थे और चारों युद्धों के माध्यम से अंग्रेजों ने इसको जीता था। तो मैसूर के साथ कौन कौन सा युद्ध हुआ था? पहला जो युद्ध था प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, ये हुआ था 1767 से 69। दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1780 से 84। तीसरा 90 से 92 और चौथा 99। इस तरह से 99 में फाइनली जो है सहायक संधि के द्वारा मैसूर को भी अंग्रेज जीत लेते हैं। ठीक। और वहीं मराठों की अगर बात करें हम तो मराठों के साथ अभी तक के एक युद्ध हुआ है। बेसिकली 3 युद्ध होने हैं यहां पर, है ना। एक युद्ध कौन सा हुआ है अभी? तो एक प्रथम आंग्ल मराठा जो युद्ध है ये हुआ है 1775 से 82 तक। दूसरा जो है 1802 से 1805 तक चलेगा, और तीसरा वाला 1816 से 1818 या कई जगह पे 19 भी लिया जाता है इसको। ठीक है, इस तरह से। तो अब देखिएगा कि क्या इन दोनों की स्थिति है। मराठे और मैसूर पर थोड़ा सा आप दिमाग लगाइएगा। तो देखिए, पहला हुआ है 1775 से 82। अब यहां पर आप लोगों को रीजन पता चलेगा कि क्यों प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो चल रहा था उसको अंग्रेज अचानक से रोक देते हैं और सालबाई की संधि कर लेते हैं मराठों से।
तो उसके कारण पर अगर हम नजर डालें तो देखिए 75 से 82 ये युद्ध चल रहा है और ये 80 से 84 चल रहा है। मतलब अल्टीमेटली देखें तो ये दोनों एक साथ चल रहे हैं, ये युद्ध दोनों, है ना। तो इन दोनों युद्धों में अगर मराठे और मैसूर इन दोनों शक्तियों के साथ अंग्रेज अगर एक साथ लड़ते तो कहीं ना कहीं ये चांस था कि अंग्रेज हार जाते। समझ रहे बात को? अगर इन दोनों के साथ अंग्रेज एक साथ लड़ते तो इन दोनों की जॉइंट शक्ति जो है वो अंग्रेजों के अपोजिट में आती और इस तरह से बहुत ज्यादा चांस ये बनता था कि ये दोनों युद्ध हार जाएं। लेकिन अंग्रेज यहीं पर थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं और मराठों से सालवाई की संधि कर लेते हैं और सालवाई की संधि के तहत जो है युद्ध को रोक दिया जाता है इनसे और अंग्रेज पूरा कंसंट्रेट करते हैं मैसूर पर। ठीक, यहां तक की बातें क्लियर हुई। चलिए, ये तो खैर बातें थी पुरानी। अब आगे देखते हैं हम कि कौन कौन सी ऐसी घटनाएं हुई जो जिम्मेदार थी द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के लिए। तो देखिए, बात कर रहे हैं हम 1782 के बाद की, क्योंकि 1782 में सालबाई की संधि के बाद प्रथम जो आंग्ल मराठा युद्ध था वो समाप्त हो चुका था पूरा, है ना। तो देखिए, कुछ प्रमुख घटनाएं होती हैं। जैसे इस समय तक जो मराठा साम्राज्य है वो अब एक नहीं रह गया है ना। मराठा साम्राज्य अलग अलग 5 अलग अलग भागों में टूट चुका है, 5 अलग अलग भागों में बढ़ चुका है। तो कौन कौन से भाग में? तो देखिए, यहां पर सबसे पहले पुणे। पुणे में है कौन? पेशवा। ठीक, उसके बाद आ जाएंगे इंदौर। इंदौर में कौन है? इंदौर में है होलकर। फिर बड़ौदा गुजरात, यहां पर है गायकवाड़। बड़ौदा के बाद आ जाएगा आपका ग्वालियर। ग्वालियर में है सिंधिया और नागपुर में भोसले। ठीक, इस तरह से इन 5 भागों में जो मराठा साम्राज्य है उसका विभाजन हो चुका है। विभाजन का कारण बहुत ज्यादा डीप में तो हम नहीं जाएंगे, क्योंकि जब मराठा पढ़ेंगे ना तो इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है हमको। तो इतना जान लीजिए आप अभी वर्तमान के टाइम में कि क्या हुआ था, मराठा साम्राज्य बहुत बढ़ गया था, इसलिए अलग अलग क्षेत्रों में कंट्रोल करने के लिए अलग अलग मराठा सरदारों की जो है नियुक्ति की गई थी और सारे पेशवा के अंडर में रहते थे। लेकिन धीरे धीरे जब अपने आप जब जो केंद्रीय सत्ता कमजोर होती है तो क्षेत्रीय सत्ता स्वयं को स्वायत्त करने में लग जाती। बस यही चीज यहां पर भी आप अप्लाई कीजिए कि भाई पेशवा जब कमजोर हुआ ना तो धीरे धीरे सारे स्वतंत्र हो गए और अपने आप को एक स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया था इन्होंने, इस तरह से। ठीक, ये सारे बढ़ चुके हैं। यहीं पर कुछ और प्रमुख घटनाओं पर अगर हम नजर डालें तो देखिए 1795 में 2 प्रमुख घटनाएं होती हैं। पहला तो देखिए, हमने पढ़ा था कि 2 प्रमुख मराठा सरदार थे जो कहीं ना कहीं मराठा शासन को चलाने में उनकी एक अहम भूमिका थी। तो वो क्या करते थे, पेशवा को कंट्रोल करके रखते थे कि पेशवा कुछ भी गलत निर्णय ना ले। पेशवा मतलब उन पर जो है ना काफी प्रभाव था पेशवा का। ठीक, इस तरह से। तो एक थे महादजी सिंधिया और इनकी जो है मृत्यु हो जाती है 1795 में। और 1795 में ही एक और घटना होगी, बाजीराव सेकंड ये बनते हैं पेशवा। ठीक, 1795 में महादजी सिंधिया की मृत्यु और बाजीराव पेशवा बनना। ठीक, अब 1800 की बात करें तो 1800 में एक और प्रमुख व्यक्ति थे, नाना फडणवीस। इनकी भी मृत्यु हो जाती है। अब इस तरह से यहाँ का जो पेशवा है बाजीराव सेकंड, ये पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो गया। इसके ऊपर कोई दबाव नहीं है, किसी के दबाव में आकर निर्णय लेने के लिए इसके पास कोई मतलब उतना पावरफुल व्यक्ति बचा ही नहीं अब कि किसी के दबाव में ये आ सके। अर्थात ये पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो गया अब अपने निर्णय लेने के लिए। और अब देखिए आप घटनाएं किस तरह से होती हैं। तो देखिए, अभी तक के हमने एक सिनेरियो पढ़ा, अब हम देखते हैं कि एक्चुअल में क्या कहानी हुई थी उस समय, है ना। तो देखिए, मराठे चूंकि अलग अलग क्षेत्रों में बढ़ चुके हैं, अलग अलग शक्तियों में बढ़ चुके हैं, तो क्या होता है, इनके बीच आपसी संघर्ष जो है वो कहीं ना कहीं घर कर लेता है और आपसी संघर्ष शुरू हो जाता है। क्योंकि देखिए, भारत का ना गुलाम होने का
या किसी भी विदेशी शक्ति का भारत में आकर स्थापित हो जाने का सिर्फ सबसे बड़ा अगर कुछ कारण की हम बात करें तो वो था हमारे आपसी मतभेद। भारत के राजा लोगों में ना दिक्कत यही थी कि साला आपस में ही लड़ते रहते थे। ये एकजुट होकर अगर विदेशी शक्ति को रोक देते तो हिम्मत नहीं थी किसी की कि भारत की ओर आ सके और भारत में अपना आधिपत्य स्थापित कर सके। लेकिन इन्हीं की दिक्कत थी, ये आपस में ही इतना ज्यादा एक दूसरे से जलन की भावना रखते थे, या पता नहीं जो भी होगा इनके बीच, बट इनके बीच में एकता तो बिल्कुल भी नहीं थी। इसी तरह से होता क्या है, इसी क्रम में जो पुणे है प्लस ग्वालियर है और इंदौर है। इंदौर अभी हमने देखा था कि पुणे में है पेशवा, ग्वालियर में है सिंधिया, इंदौर में है होलकर। तो पुणे का जो पेशवा है, कहानी देखिए अब यहां से एक्चुअल में द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध की जो पृष्ठभूमि है वो शुरू होती है। तो यहां का पेशवा है बाजीराव सेकंड, ग्वालियर में है जस सिंधिया और यहां पर है होलकर। ठीक, बाजीराव सेकंड, सिंधिया और होलकर। तो क्या करता है ये बाजीराव सेकंड जो है ना, ये सिंधिया के साथ मिल करके ये होलकर का जो शासक होता है इसके का जो छोटा भाई होता है, छोटा भाई, इसको इन दोनों मिलकर मार देते हैं। इन दोनों मिलकर इसके छोटे भाई को मार देते हैं। अर्थात बाजीराव सेकंड और सिंधिया मिल करके होलकर जो शासक होता है इसका जो छोटा भाई है इसकी हत्या कर देते हैं। और इसकी हत्या करते हैं तो यहां पर युद्ध होता है अब इन दोनों के बीच में। देखिए ये इन दोनों एक साइड और होलकर एक साइड। लेकिन इस युद्ध का परिणाम यह होता है कि जो पुणे और ग्वालियर के जो शासक हैं ये हार जाते हैं और ये जीत जाता है। और जब ये हारते हैं ना तो ये जो पुणे का पेशवा होता है बाजीराव सेकंड, अब देखिए अब क्लाइमेक्स देखिए यहां पर कि बाजीराव सेकंड जो है उसके पिता का नाम था रघुनाथ राव या राघोबा। अब आपने प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध अगर पिछले वीडियो में आपने पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि किस तरह से रघुनाथ राव अर्थात राघोबा जो है वो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के लिए उत्तरदायी होता है, भाग के चल देता है अंग्रेजों के पास। और सेम वही काम अब इसका बेटा करेगा। पुणे में जो पेशवा बन चुका है बाजीराव सेकंड, रघुनाथ राव का ही बेटा था, ये भी भाग के अंग्रेजों के पास चले जाता है बसीन और बसीन में जाकर अंग्रेजों से बसीन की संधि कर लेता है। और ये बसीन की संधि और कुछ नहीं थी, ये बसीन की संधि थी सहायक संधि कि भाई अब मैं सेना नहीं रखूंगा, आप मेरी सुरक्षा कीजिए और उसके साथ साथ आपका एक रेजिडेंट जो है वो मेरे दरबार में रहेगा, इस तरह से। तो मतलब देखिए यहां पर कहानी देखिए कि दोनों बाप बेटा मिलकर पूरा मराठा साम्राज्य को ले डूबे, है ना। तो इस तरह से हुआ, बसीन की संधि कर ली, सहायक संधि। लेकिन जैसे ही बाकी जो मराठे थे, बाकी चारों जगह के मराठे, उनको जब पता चलता है कि भाई ये पेशवा जाके अंग्रेजों से सहायक संधि कर लिया, तो अल्टीमेटली तो वो भी मराठे ही थे ना, वो पूरे मराठों की इज्जत दांव में लग गई थी इससे। तो बाकी जो मराठा थे ना, इनको दिक्कत होने लगी अब कि भाई जाके उसने सहायक संधि क्यों की, चाहता तो हमसे मदद मांग लेता। और इसी के चलते द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध होता है। और द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के लिए देखिए सबसे पहले तो सिंधिया प्लस इसके साथ आते हैं नागपुर वाले भोसले, कुछ टाइम बाद इनके साथ आकर होलकर भी मिल जाता है। और इस तरह से ये तीन और इनके अपोजिट में है अंग्रेज। इस तरह से युद्ध होता है। अब जैसे ये युद्ध होता है ना तो ये तीनों की संयुक्त शक्ति जो है ये हार जाती है और अंग्रेज जीत जाते हैं। बहुत भयानक युद्ध होता है कहते हैं। और इस युद्ध में जो तीनों की संयुक्त शक्ति होती है ये हार जाती है और अंग्रेज बहुत अच्छी तरीके से जीतते हैं, इनको बहुत भयानक टाइप का हराते हैं। ठीक, अब ये हार गए, ये जीत गए। तो अब युद्ध के बाद क्या होती है, संधि। युद्ध के बाद होती है संधि। तो ये तीनों के साथ अलग अलग संधि होती है। तो देखिए अब यहां पर भोसले और सिंधिया, इन दोनों के साथ जो संधि है ये होती है 1803 में, और होलकर के साथ जो संधि है ये होती है 1805 में। ठीक, इनके साथ दो अलग अलग संधि होती है, सिंधिया के साथ अलग, भोसले के साथ अलग। सिंधिया के साथ होती है सुरजी
अर्जुन गांव की संधि, अर्जुन गांव की संधि। भोसलों के साथ होती है देवगांव की संधि, और होलकर के साथ होती है राजपुर घाट की संधि। ठीक, ये 3 संधियां होती हैं, और ये तीनों संधि और कुछ नहीं बल्कि ये तीनों संधि होती है सहायक संधि। तो देखिए, अब ये युद्ध हो चुका, तीनों संधियां हो चुकी, सिंधिया के साथ सुरजी अर्जुन गांव की संधि, भोसले के साथ देवगांव की संधि, और होलकर के साथ राजपुर घाट की संधि। शुरू की दोनों संधि 1803 और बाकी एक जो संधि है राजपुर घाट की संधि, ये 1805 में। अब क्या होता है, यहां पर शासक नहीं बदलते, शासक जहां है वहीं बैठे रहते हैं, बस ये सहायक संधि हो जाती है, अर्थात ये सेना नहीं रख पाते। और इस तरह से इन तीनों संधियों से जो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध है, इस युद्ध की समाप्ति होती है। ठीक, तो आइए अब देखते हैं तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध क्यों हुआ, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है हमारे लिए, कुछ जो इंपॉर्टेंट चीजें वो इसमें देखेंगे बस हमको। तो इसका कारण अगर हम देखें तो इसका कारण थे पिंडारी। पिंडारी, तो पिंडारी होते कौन थे? पिंडारी एक प्रकार के लुटेरे थे। बाहुबली मूवी आपने देखा था ना, उस मूवी में पिंडारी आते हैं। जब बाहुबली जाता है देवसेना के पास तो वहां पर जो आक्रमण होता है ना, वो पिंडारियों का ही होता है। तो पिंडारी एक प्रकार के लुटेरे थे। ठीक, और लुटेरों के साथ साथ ये एक प्रकार के अवैतनिक सैनिक भी थे, जिनको वेतन नहीं मिलता था। जब कहीं पर आक्रमण करना होता था ना, तो ये मराठों का साथ देते थे, वेतन इनको नहीं मिलता था। बदले में क्या करते थे, इनको जो जगह जीतते थे वहां से कुछ लूटे हुए कुछ सामान जो है वो दे देते। इस प्रकार से इनको प्रॉपर वेतन नहीं मिलता था, इनको प्रॉपर रखा नहीं गया था सैनिक के तौर पे, लेकिन ये सैनिक होते थे। तो क्या करता है, इन्हीं के लूटपाट से परेशान होकर, चूंकि इस समय तक अंग्रेजों का शासन आ चुका है भारत में, है ना, तो लॉर्ड हेस्टिंग्स ये पिंडारियों के लिए अनेक दमनकारी नीतियां लेकर आता है, पिंडारियों का दमन करने के उद्देश्य से। और इसी क्रम में ये धीरे धीरे सारे जगहों से पिंडारियों का दमन करना शुरू करता है। और पिंडारियों का जब दमन करना शुरू करता है तो यहां से जो पुणे में जो पेशवा बैठा है बाजीराव, ये करता है विरोध इसका। और ये जैसे ही विरोध करता है तो यहां पर अंग्रेजों से फिर एक बार लड़ाई हो जाती है, और यही है तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। और इसमें भी मराठे हारते हैं, और इस तरह से एक संधि होती है। वो संधि हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन सबसे, और संधि का परिणाम आपको आगे भी देखने को मिलेगा। आगे जब हम पढ़ेंगे 1857 की क्रांति, वहां पर भी इसका जिक्र आता है। तो इसमें संधि हुई थी पुणे की संधि। ठीक, पुणे की संधि। अब इस संधि के क्या क्या क्लॉज थे, तो देखिए, पहला तो आ जाएगा पेशवा का पद समाप्त, पेशवा पद को ही अंग्रेजों ने समाप्त कर दिया। दूसरा, बाजीराव सेकंड, तो बाजीराव सेकंड जो था ना, इसको बना दिया गया क्या, मतलब इसको कहा गया कि आप अपने जीवन पर्यंत पेशवा कहाएंगे, लेकिन आपके बाद और कोई पेशवा नहीं बनेगा। अर्थात इसको पेशवा कहना जारी रखा गया, लेकिन शासन इसको नहीं करने दिया गया। इसको सीधे सीधे इसके राज्य से निकाल करके एक जगह है उत्तर प्रदेश में कानपुर के पास, बिठूर, वहां भेज दिया गया 8 लाख रुपए वार्षिक के पेंशन पर। मतलब बोला गया कि भाई आज से आपको पेशवा कहा तो जाएगा, लेकिन आप शासन नहीं करोगे। आप एक काम करो, आप जाओ बिठूर में रहो, और वहां पर आपको हर साल 8 लाख रुपए का पेंशन अंग्रेज सरकार जो है वो देगी, इस तरह से। और यहीं पर कुछ और मराठे भी थे, जो महाराज शिवाजी जो थे, जो मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे, उनके जो वंशज लोग थे, उनको एक छोटी सी जगह है सतारा, वहां पर थोड़ा सा जगह दे दिया गया और बोला कि यहां आप रहो और अपना जीवन यापन करो। इस तरह से ये सारी घटनाएं होती हैं। तो इनको जो बिठूर भेज दिया गया था ना, बाद में इन्हीं का जो पुत्र है नानाजी, यही आपको देखने को मिलेगा कहां पर, 1857 की क्रांति में कानपुर से जो लीड करता है 1857 की क्रांति को, वो यही था नानाजी, या नाना साहब भी कहा जाता है इसको, है ना। तो इस तरह से देखिए किस तरह से अंग्रेज जो हैं वो प्रथम, द्वितीय और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के द्वारा संपूर्ण मराठा साम्राज्य को भी जीत जाते हैं, जो कि भारत में उस समय
कहा जाए तो सबसे शक्तिशाली साम्राज्य के रूप में था भारत में मराठा साम्राज्य, उसको भी अंग्रेज पराजित कर देते हैं अपनी दमनकारी नीतियों से। इस तरह से ये जो चीज है ये समाप्त होती है। देखिए अब ये जो तीनों युद्ध हो गए हैं ना, इन तीनों युद्धों को हम एक समराइज वे में देखते हैं, कौन कौन सी हमारी काम की बातें, कौन कौन से एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारी रेलेवेंट है, उन चीजों को देखते हैं। तो देखिए ये चार्टिंग आप कर लीजिएगा ना, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए तो देखते हैं। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 82। इसका कारण था पेशवा का पद। वही बताया था ना, राघोबा अंग्रेजों के पास चला जाता है, वही पेशवा के पद के लिए। तो पेशवा का पद इसका कारण होता है। यह होता है माधव नारायण राव और वॉरेन हेस्टिंग्स के बीच, और 1782 में सालबाई की संधि से समाप्त होता है। ठीक। वहीं दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध जो है ये 1802 से 5 में होता है। पेशवा और सिंधिया दोनों मिलकर होलकर से युद्ध करते हैं, ये इसका कारण होता है ना। और इसीलिए जो पेशवा है ये भाग कर चला जाता है अंग्रेजों के पास, और यहां से द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध शुरू होता है। ठीक। तो मराठा संघ वर्सेस वेलेजली, और यहां पर 4 संधियां होती हैं। 1802 में बसीन की संधि, 3 में सुरजी अर्जुन गांव और देवगांव की संधि, 1805 में राजपुर घाट की संधि। वहीं तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो है ये 1816 से 1818 तक चलता है। पिंडारी इसका प्रमुख कारण होते हैं, और पूरे मराठा संघ वर्सेस लॉर्ड हेस्टिंग्स के बीच ये होता है। 1816 में नागपुर की संधि, 17 में ग्वालियर और पूना की संधि, और 1818 में मंदसौर की संधि से समाप्त होता है। तो देख लिया हमने कि किस तरह से जो मराठा साम्राज्य है उसका भी पतन अंग्रेजों ने कर दिया और अंग्रेजों ने अपना शासन स्थापित कर लिया। तो इस क्लास में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।